नमस्कार। आज हम असेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 का आउटलुक देखेंगे। हमने देखा कि जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज की है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि श्रिंकिंग इकोनॉमी को कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे सबसे पहले पीएम मोदी जी ने जिस ढंग से आत्मनिर्भर का एक रिलीफ पैकेज जारी किया है, इसकी कुछ हाइलाइट्स। असेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और क्या इसके फीचर्स है, और इसका एक रोड मैप आगे कैसे रहेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर एक रिलीफ पैकेज की घोषणा की है, जो करीबन 10% ऑफ इंडियन जीडीपी है, जो करीबन 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलेशन रिलीफ पैकेज है। हमने देखा है कि इतना बड़ा पैकेज जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी में दिया जा रहा है, उसी के तर्ज पे इंडिया ने भी जारी किया है, जो कहीं ना कहीं कोविड-19 से डील करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से उठने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। साथ में हमने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारतीय अभियान जो चलाया है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बनेगा, और जो पोस्ट कोविड-19 का जो पीरियड रहेगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में हमने देखा कि ये जो मूव है, ये लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा अपसाइड दिखाएगा, और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मार्केट में इंडियन फेस फिर से चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स लिए हैं, बट इसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए थोड़ा पेशेंसली हमें वेट करना पड़ेगा। मे बी अगले 3 से 6 महीने की अवधि के अंदर हमें इसका एक रिजल्ट आते हुए दिखाई देगा। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं व्हाट इज असेंशियल कमोडिटी एक्ट। असेंशियल कमोडिटी एक्ट ये 1955 में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर पावर अप हुआ था, जिसका मुख्य इंपॉर्टेंट वर्क था कि कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ट्रेड प्रैक्टिस को। साथ में प्राइस ऑफ कमोडिटी, कुछ असेंशियल कमोडिटी रहती है जिनके प्राइजेस या सप्लाई पे बाधित नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते हमने ये देखा 1955 में ये एक्ट बनाया गया था। मेन एम जो था इस एक्ट का, वो था इजी अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल कमोडिटी। जो असेंशियल कमोडिटीज है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहे, उसका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, प्राइजेस कंट्रोल में रहे और सभी को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे। साथ में इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे भी थे कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से पावर थे कि इसको लागू करना है या नहीं करना है, बट इम्पॉर्टेंट एम जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। तो इसके चलते हमने देखा कि काफ़ी पुराना एक्ट है, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट था ये। साथ में हमने देखा कि फूड एंड सिविल सप्लाई अथॉरिटी ये प्रोविजन पे आते हैं, और साथ में एबिलिटी ऑफ असेंशियल कमोडिटी टाइम टू टाइम रीजनेबल प्राइस पे रहे, ये इसका मेन मुख्य एम था। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक करंटली जो थे फीचर्स थे, जैसे रेस्ट्रिक्शन लाइक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कोई पर्टिकुलर अगर कोई कमोडिटी है उसके लिए इंपोर्ट करना है या उस पर ट्रेड करना है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। स्टॉक लिमिट लगाना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन करना। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है जैसे प्याज के ऊपर या चने के ऊपर हमने रशिंग, या रिसेंट की अगर बात करें तो हमने देखा ये सैनिटाइजेशन के टाइम पे हमने देखा कि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो सभी को सही भाव में मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया, जैसे मास्क के ऊपर भी प्राइस कैप लगा दिया। तो ऐसे कुछ स्टेप्स इसके अंदर हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते रहते हैं। ज़्यादा करके हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि वीट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, राइस, ये सब हम लोग देखते हैं कि इनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रहते हैं। गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है इंपोर्ट के लिए, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शंस रहती है, सो डैट मेन पर्पस था कि कोई भी प्राइस एक्सप्लॉइटेशन नहीं रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली इस चीज़ को मॉनिटर करती रहती है, कौन सी कमोडिटी को या कोई चीज़ को इस एक्ट के प्रीव्यू में लाना है या नहीं लाना है। 2017 में जरूर नीति आयोग ने एक पिच किया था कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को यहाँ से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकलना चाहिए, सो डैट एक एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर ग्रोथ आ सके। साथ में जिसकी वजह से एक रेड्यूस हैंडलिंग कॉस्ट होगी, प्लस इकोनॉमी टू स्केल बढ़ेगा, प्राइजेस में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन
फार्मर्स के हाथ में पैसा अच्छा मिलेगा, जिसके चलते हमने देखा ये स्टेप अब जाकर 2020 में लिया गया है। तो मोस्टली हमने देखा कि इसके अंदर प्राइस फिक्स की जाती है ताकि बड़ा प्राइस मोमेंटम नहीं रहे। साथ में हमने देखा लाइसेंस या स्टॉक लिमिट के चलते गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करती रहती है। कुछ एसेंशियल कमोडिटी की अगर बात करें, जैसे पशु चारा या हम बोल सकते हैं कैटल फीड, फॉडर्स, कोल, कॉटन, वुलन, आयरन एंड स्टील, एडिबल ऑयल, पेपर, पेट्रोलियम, जूट, फर्टिलाइजर्स, ये सब प्रीव्यू में जनरली एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं। अब आइए हम देखते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ और 2020 में माननीय एफएम ने क्या कहा। तो हमने देखा हमारे माननीय एफएम निर्मला सीतारमण जी ने शुक्रवार के दिन कहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं एसेंशियल कमोडिटी टू डी रेगुलेट दी फूड आइटम इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटो, ये सब है डी रेगुलेट हुई गई है। पहले जिस ढंग से अब स्टॉक लिमिट देखते थे, अब कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगा। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगा। ओनली अगर कोई एक्सेप्शनल केस या ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस होता है लाइक नेचुरल कैलामिटीज और समथिंग लाइक, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। नो स्टॉक लिमिट विल बी अप्लाई ऑन प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, इन सब के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स होंगे। आल्सो एफएम हैज अनाउंस न्यू फंड, जैसे हम पशु पालन देखते हैं वैसे फिशरी, डेयरी डेवलपमेंट और हर्बल प्लांटेशन के लिए एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जाएगी। और करीबन 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक फंड गठित किया गया है, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक अच्छा एक नज़रिए से हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक एग्रीकल्चर में भी और बाकी अदर एक्टिविटी में भी एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आइए अब आगे का रोड मैप देखते हैं। अगर हम रोड मैप की बात करें तो जो डी रेगुलेशन हुआ है उससे क्या क्या बेनिफिट है। पहला है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेयरहाउस एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब खुलकर आएंगे वेयरहाउसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में। साथ में रोल ऑफ फ्यूचर एक्सचेंजेस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस ढंग से इसमें कहा गया है कि फार्मर्स अब अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है, देश के कोई भी कोने में बेच सकता है और एक पर्टिकुलर अच्छी प्राइस पे बेच सकता है। तो आई थिंक डिजिटलाइजेशन के चलते जो एक्सचेंजेस पे प्राइस है वो एक अच्छे प्राइस मैकेनिज्म पे प्ले होता है। तो आई थिंक फ्यूचर एक्सचेंजेस का काफी बड़ा रोल रहेगा आने वाले दिनों में। इंक्रीज इन परचेज फ्रॉम प्रोसेसर्स एंड मिल, जो प्रोसेसर हाउस है और मिल है ये अपनी परचेजिंग बढ़ा सकते हैं, साथ में इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टॉक को। फार्मर्स को भी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिलेगी, कस्टमर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिलेगी। एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा होगा और साथ में कोई बैरियर नहीं रहेगा इंटरस्टेट ट्रेड के लिए, फार्म प्रोडक्ट के लिए। साथ में लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो फार्मर को फेयर प्राइस दिलाएगा, साथ में स्टैंडर्ड मैकेनिज्म डेट कैन एनफोर्स टू गेट अ प्रेडिक्टेबल प्राइस। तो आई थिंक ये एक विन विन सिचुएशन है और एक 1955 के बाद एक बहुत बड़ा स्टेप है एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। तो हमें लगता है कि जो डी रेगुलेशन हुआ है उसके बाद डेफिनेटली एक नया आयाम मिलेगा एग्रीकल्चर मार्केट को और एग्रीकल्चर फार्मर्स को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद।